सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द पंडित्स का मॉक मैराथन जो चल रहा है उसका तीसरा मॉक टेस्ट, और ये लाइव चल रहा है और अभी भी लाइव है, तो आप जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये लास्ट मॉक टेस्ट है एसएससी सीजीएल प्री 2023 से मतलब 2025 से पहले, तो आप जाके जरूर एक बार अटेम्प्ट करें। नए पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट है, काफी ठीक लेवल के मॉक टेस्ट बना रखे हैं, तो एक बार आज का मॉक भी अटेम्प्ट करेंगे। और जैसा कि पिछले दो मॉक टेस्ट में मैंने किया था कि किस तरीके से हम कम टाइम में आंसर मार्क कर पाएं, इस चीज पे हमारा फोकस होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा और ये क्वेश्चन है इट इज हाई टाइम। जैसे ही हम देख लेते हैं इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज कुछ भी दे रखा हो, तो उसके बाद में जब सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद जो वर्ब आती है, तो आप सभी लोग जानते हैं वो कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म कौन सी है, ये तो हैव है, नहीं है, अबाइड्स है, नहीं है, अबाइड है, नहीं है, अबाइडेड है। पूरे सेंटेंस में क्या है, गोली मारो, आपका आंसर 1000% सही लग जाएगा, ये पक्की गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू शुड नॉट मेक एनी डैश रिमार्क अगेंस्ट योर कलीग्स। भाई आपको अपने कलीग्स के अगेंस्ट कैसे रिमार्क नहीं देने चाहिए, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते, देखते हैं। सबसे पहले हम मना कर रहे हैं देने की, इसका मतलब है शुड है तो एडवाइस है, एडवाइस है तो कुछ ही अच्छी चीज की देंगे, और हमें रिमार्क नहीं देने, यानी खराब रिमार्क मत दो, गाली मत दो, ऐसा ही कहेंगे। कॉर्डियल जो है पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं आ सकता है। जोवियल जो है पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं आ सकता है। एक्सेंट्रिक का मतलब है सन की, और रिमार्क सन की नहीं होते हैं, पर्सन का बिहेवियर हो सकता है सन की, या एक पर्सन हो सकता है। डेरोगेटरी का मतलब है जो किसी को बेसिकली नीचा दिखाए, ठीक है, जो बेसिकली किसी को एक तरीके से इमेज को गिराए, तो डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपका 100% सही होना चाहिए था। दोनों ही क्वेश्चन जो पहले वाले हैं इजी लेवल के हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका पैसिव दे रखा है, एक्टिव पूछा है। अब पैसिव दे रखा है तो सबसे पहले ये देखते हैं, वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगा रखा है। इसका मतलब है कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, ऑप्शन में पास्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढ लेते हैं। वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये नहीं बनेगा। वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन सकता है। आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये तो प्रेजेंट का हो गया। इज प्लस वर्ब की आई मतलब बीइंग वगैरह ये भी नहीं बनेगा। कौन सा ऑप्शन बना आपका, आपको बी ऑप्शन, दैट्स द करेक्ट आंसर। सिंपल इतना ही सोचना आप लोगों को, ऑप्शंस एलिमिनेट जरूर करना, ये बात ध्यान रखना। समटाइम्स क्या होगा, बच्चे सीधे जंप कर जाएंगे कि यहाँ से वर से आईएनजी देखा और आंसर मार्क कर दिया। हो सकता है नीचे एक और ऐसा ऑप्शन हो और यहाँ पे पीछे कुछ गड़बड़ कर रखी हो। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका एक्टिव पैसिव का नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो दे टोल्ड हिम दैट, अच्छा यहाँ पे टोल्ड हिम पहले से गिवन है, तो टोल्ड हिम किससे बना होगा, सेड टू हिम, सेड टू हिम, सेड टू हिम, सारे में सेड टू हिम है। दैट दे वर नॉट गोइंग टू, वर नॉट गोइंग टू, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो वी में बना रखा है, यानी कि वी रहा होगा ओरिजिनली। वी के साथ में आपका यहाँ पे अगर वर है तो इसका प्रेजेंट में रहा होगा, ये वर है, ये वॉज है, ये दोनों गलत हो गए। वी के साथ आ रहेगा, वी के साथ आर नॉट गोइंग टू, ठीक है। स्टार्ट दैट प्रॉब्लम, दैट है तो ये ओरिजिनली क्या रहा होगा, दिस रहा होगा। यहाँ पे दैट को दैट छोड़ रखा है, यहाँ पे दैट को दिस कर रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, अच्छा करेक्ट कौन है वो देखना है। स्त्रीलिंग में CEI होता है, ठीक है, लेकिन डबल एल नहीं सिंगल एल होता है भाई, ठीक है, तो इसका ध्यान देंगे, सिंगल एल होता है, तो ये तो इनकरेक्ट है ना। एनिवर्सरी में डबल एन होता है, ANNIVERSARY। एडजॉन ADJOURN, ठीक है, एडजॉन का मतलब होता है स्थगित कर देना किसी को, ये आपका स्पेलिंग करेक्ट है। एडमेंट में यहाँ भी ए आता है और यहाँ भी ए आता है, ठीक है, तो एडमेंट में दोनों जगह पे ए आता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अगेन पहले 5 क्वेश्चन में आप कह सकते हैं स्पेलिंग फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोगों से हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे, है ना। अगला आपका ईडीएम है, कूल योर हील्स। कूल योर हील्स क्या होता है, टू बी केप्ट वेटिंग, किसी से इंतजार करवाना, तो इसका मतलब है रेडी टू वर्क नहीं, स्लाइट सेटिस्फेक्शन नहीं, टू काम डाउन नहीं, टू बी केप्ट वेटिंग, इंतजार कर मतलब कोई आपसे इंतजार करा रहा है एक्चुअली में। आगे, सी हैज़ बीन ग्रांटेड कंडीशनल डैश, कंडीशनल क्या, ये बेल वो है जो गट्ठर वाली होती है भाई, ठीक है, बेल गट्ठर, ये वन वर्ड में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से बनाया जाता है ना, वो वाला बेल है ये, ठीक है। ये बेल वही है जो पेरोल वगैरह मिल जाता है ना, ठीक है, वो वाला जो पुलिस जब अरेस्ट कर लेती है तो वहाँ से जो बेल होती है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखो सी हैज बीन ग्रांटेड कंडीशनल, भाई किसी को ग्रांट क्या करते हैं, बेल, यानी कि किसी को रिहा करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो बेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बैल क्या होता है, ये बैल बेसिकली जो घंटी होती है ना, बैल्स जो बजते हैं, जिंगल बैल है ना, वो वाला है।
ये वेल क्या है, एक तो वेल आपका ये एडवर्ब होता है, अच्छे से कोई काम करना, ठीक है। इसके अलावा वेल आपका एडजेक्टिव भी होता है, अच्छी हेल्थ में होना, सीज वेल यानी कि वो ठीक है। और इसके अलावा ये वेल कुआ होता है नाउन के रूप में, ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो बेल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सैम गॉट इन डच, इन डच का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इन ट्रबल, मुश्किल में होना, मुश्किल परिस्थितियों में। तो फ्रेंड्स नहीं होगा, असेम्ड नहीं होगा, साइलेंट नहीं होगा, इन ट्रबल। देखो अगर आपको ईडियम का मीनिंग नहीं पता हो तो ही आपको सेंटेंस पढ़ने हैं। जितने भी वर्ड्स या ईडियम सेंटेंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं, आपको सेंटेंस पढ़ के पूरा टाइम नहीं निकालना है। आपको सिंपल ये ईडियम देखा, फटाक से मीनिंग मार्क कर दो, ठीक है। अगर नहीं मीनिंग पता है तो सेंटेंस को पढ़ के देख लो कि हो सकता है कि सेंटेंस पढ़ के आपको मीनिंग समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर मीनिंग पता है तो सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन पैसेज में और क्लोज टेस्ट में भी आपको अगर थोड़ा सा आपको टाइम कमी पड़ रही है तो आप कोशिश करो कि बिना पढ़े भी मार्क कर सकते हो, जैसे मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा अगला वर्ड है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मैं क्या पूछा मेरे भाई, एंटोनिम पूछा है। अब देखो कोहेरेंट वर्ड आपको सबसे पहले कहाँ ध्यान आएगा, जब PQRS का क्वेश्चन आता है तो एक डायरेक्शन में ही तो लिखा होता है कि ये इनको अरेंज करो जिससे कि कोहेरेंट पैराग्राफ बन जाए। कोहेरेंट यानी मीनिंगफुल, अंडरस्टैंडेबल, जिसको समझा जा सकता है। एंटोनिम देख लेंगे, सिंपल तो नहीं बन सकता, ये तो सिनोनिम टाइप कह सकते हो। रिवील्ड नहीं बनेगा, टेंडर भी नहीं बनेगा, डिसऑर्गेनाइज्ड। भाई ऑर्गेनाइज करने के बाद कोहेरेंट बनता है, तो ऑर्गेनाइज करने से पहले क्या था, डिसऑर्गेनाइज था, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एंटोनिम पूछा है। आगे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। देखो डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे हम ए नंबर ऑफ देखते हैं, मैक्सिमम चांस है कि इसी की वजह से एरर बना होगा आपके पेपर में, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनको देखते ही आपको लग जाना चाहिए ए नंबर ऑफ आया मतलब प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल नाउन तो है, प्लूरल वर्ब नहीं है, इसकी जगह पे हैज की जगह पे हैव आ जाएगा। द नंबर ऑफ के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब आता है और अ नंबर ऑफ के साथ में आपका प्लूरल वर्ब आता है। अ नंबर ऑफ के साथ में आपको ध्यान रखना है कि अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ह्यूज नंबर ऑफ, ये सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज बीन डिस्कस्ड इन टुडेज टीचर्स मीटिंग, वैसे टीचर्स मीटिंग ऐसे नहीं लिखना चाहिए, टीचर्स मीटिंग, टीचर्स की मीटिंग हुई है तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी आना चाहिए, ठीक है। 2 डबल एपोस्ट्रोफी बन रहा है, जनरली डबल एपोस्ट्रोफी अवॉइड करना चाहिए, तो बट दिस इज व्हाट इट इज। कायदे से यहाँ पे भी एरर होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स मीटिंग ऐसे नहीं लिख सकते। अगर मीटिंग को आप मेन नाउन मान के चल रहे हो तो इट बिकम्स योर नाउन मॉडिफायर, एंड नाउन मॉडिफायर्स आर नॉट प्लूरल, है ना, वो प्लूरल इन नेचर नहीं होते हैं, ठीक है। टीचर मीटिंग लिखना उतना चलता भी नहीं, अगर मान लो लिख भी दोगे, नाउन मॉडिफायर बना दोगे तो एस हटाना पड़ेगा। अगर चाहते हो टीचर्स की मीटिंग कहना तो टीचर्स मीटिंग ऐसे कहा जाएगा, ठीक है। तो या फिर अगर इसको प्रॉपरली करेक्ट करना था ना, इन टुडेज टीचर्स मीटिंग, इसकी जगह पे ऐसे कर सकते थे, अ नंबर ऑफ इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड इन द टीचर्स मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली टुडे। टुडे को एडवर्ब के रूप में लास्ट में लिख सकते थे, पर ठीक है, ये छोटा एरर है, ठीक है। तो बाकी एरर है इस पार्ट में, डेफिनेटली एरर है, लेकिन ये आपका मेजर एरर है, हाउलर है ये तो बहुत बड़ा, है ना। आगे देखेंगे, डू नॉट प्ले विद द फायर। डू नॉट प्ले विद द फायर का मतलब क्या हो जाएगा, आग से मत खेलो। तो इसका मीनिंग पूछा होगा, नहीं ईडियम नहीं है, इसको पूछा है, इसमें क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस है ना। तो डू नॉट यानी कि तो आपका नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंपेरेटिव लेट से बना सकते हो, और लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नॉट आएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, फिर नॉट है, बी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सही लग रहा है। लेट के साथ ऑब्जेक्ट है, नॉट है, बी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो जाएगा। लेट के साथ नॉट है, ऑब्जेक्ट, लेट के साथ नॉट पहले नहीं आता है, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। लेट द फायर नॉट बी प्लेड, ठीक है। तो लेट द फायर नॉट बी प्लेड विथ लगाना जरूरी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, इसमें भी कई जगह पे क्या होता है, कुछ लोग गलत आंसर दे देते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस नॉट को, ये जो नॉट है इसको द फायर से पहले लिख देंगे। ये जो सी वाला है ना, कई जगह पे इसको मार्क कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। अगर सी वाला सही हो जाता तो हम, आप खुद से बताओ हमें क्या कहना चाहिए, लेट्स नॉट लिखते हैं या हम लेट नॉट अस लिखते हैं। अब आप कहोगे सर ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, हम हमेशा ये लिखते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, लेट अस नॉट गो देयर, है ना। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, नॉट बाद में आता है, ठीक है। बिकॉज जो ये नॉट है ना, ये अल्टीमेटली निगेट किसको कर रहा है भाई, ये नॉट निगेट कर रहा है प्ले को, तो इट शुड निगेट प्ले, और प्ले को निगेट करना है तो नॉट को इसी वर्ब के साथ आना पड़ेगा।
अच्छा ये लास्ट वाला तो यहाँ पे तो वैसे इसलिए भी गलत है क्योंकि यहाँ प्ले कर रखा है, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी कई जगह पे ऐसा मिलता है जो कि गलती कर देते हैं लोग, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, जेम्स कैन इमिटेट हिज फादर परफेक्टली। देखो इमिटेट का क्या पूछा है, सिनोनिम। इमिटेट करने का मतलब होता है फॉलो करना, किसी के जैसा काम करना, ठीक है। टैकल तो कोई प्रॉब्लम वगैरह को मतलब निपटना नहीं होगा। मिमिक करने का मतलब है किसी की कॉपी करना, तो आप कहोगे इमिटेट और मिमिक आपके सिनोनिम लग रहे हैं, ये आपका सही हो जाएगा। एफर्म करना यानी कि किसी चीज़ को बेसिकली अफर्मेशन देना, एक तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना किसी चीज़ को, आके ये सही है। ओबीडियंट तो मतलब जो फॉलो करे ऑर्डर्स को, तो ये नहीं बनेगा, तो मिमिक आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यहाँ पर सिनोनिम पूछा है क्योंकि। अगला आपका एंटोनिम का क्वेश्चन है इनक्यूसिटिव। देखो इनक्यूसिटिव का मतलब है जो क्वेश्चंस पूछे, क्यूसिटिव क्वेश्चंस पूछे, इनक्यूसिटिव यानी कि क्वेश्चंस पूछने वाला। क्वेश्चंस पूछने वाला मतलब क्यूरियस है, ये तो सिनोनिम होगा। इंडिफरेंट का मतलब होता है जो स्टोइक है एकदम से, जिसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछता है, उदासीन है, आप कहोगे यही एंटोनिम है इसका। इंटरेस्टेड तो वही है जो क्यूरियस है वो इंटरेस्टेड है, तो ये सिनोनिम की कैटेगरी में आएगा। इन्वेस्टिगेटिव जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट करेगा तो क्वेश्चंस पूछेगा, सो दिस इज अगेन अ सिनोनिम। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट है हिट द ग्राउंड रनिंग, इसके ऑप्शंस का मीनिंग पूछा हो, मीनिंग नहीं पूछ रखा है एक्चुअली में। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मिस द बोट, ये भी सारे इडियम है। इसका मतलब है अब यहाँ पे मजबूरी हमारे लिए कि सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस को हम रीड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो ईडियम लगा रखा है इसकी जगह पे इनमें से कौन सा ईडियम फिट बैठता है, उसके लिए मीनिंग पता होना जरूरी है। आफ्टर वीक्स ऑफ हार्डवर्क यानी कि हफ्तों के हार्डवर्क के बाद में द टीम फाइनली, क्या किया टीम ने, हिट द ग्राउंड रनिंग नोइंग दैट प्रोजेक्ट वुड सून बी कंप्लीटेड, कि जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्या टर्न ओवर अ न्यू लीफ है, ये तो एक तरीके से एक नया वो मिल जाना अवसर वगैरह है ना, ठीक है। मिस द बोट, अपॉर्चुनिटी मिस कर देना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है सही समय पे सही काम करना, लेकिन यहाँ पे क्या है, आफ्टर वीक्स ऑफ हार्डवर्क, कई हफ्ते के हार्डवर्क के बाद ये हुआ है। इसका मतलब है सॉ द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इसका मतलब होता है कि कठिन परिश्रम को होता है ना कि एक अंधकार का वो टनल है, टनल में अंधेरा होता है, जब पूरी टनल को हम क्रॉस कर जाते हैं ना तो लास्ट में जाके एक रोशनी की किरण दिखाई देती है, वो भी यही है कि पूरी मेहनत करने के बाद में जब सफलता की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यही सेंस यहाँ पे दे रहा है, ये सही है। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, है ना, कोई काम करना शुरू कर देना। अगला देखेंगे, ही सेड टू यू विल यू टेल मी व्हेन विल द फाइनल। अच्छा, ही सेड टू यू और आगे विल यू है यानी कि क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड यू इफ आ सकता है, टोल्ड नहीं आ सकता भाई, ही आस्क्ड यू आ सकता है, लेकिन आस्क्ड यू के साथ में दैट नहीं आ सकता है, आस्क्ड यू इफ, ये दोनों ठीक है। विल यू टेल मी, तो वैसे विल यू को मतलब यहाँ पे ना कैन यू टेल मी चल सकता था, तो इफ़ यू कुड है और यहाँ पे भी यू कुड है, तो ये हमारी मजबूरी है कायदे से, तो यहाँ पे वुड होना चाहिए था, ठीक है, इफ़ यू वुड टेल हिम, लेकिन ठीक है वुड की जगह कुड दे रखा है, तो ये अब हम मान के चलना पड़ेगा कि ठीक है। यहाँ पे वैन विल द फाइनल रिपोर्ट, विल यू टेल मी वैन विल द फाइनल रिपोर्ट बी सबमिटेड, वैसे ये ना एक्टिव में भी यहाँ पे भी गलत है ये, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। जब भी WH वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस के अगर मिड में आते हैं, कैन यू टेल मी व्हेन द फाइनल रिपोर्ट विल बी सबमिटेड, क्योंकि WH वर्ड अगर बीच में आया, ये देखो यहाँ पे इंटेरोगेशन ठीक है क्योंकि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेशन नहीं कर सकते मिड सेंटेंस में, क्योंकि ये जो आपकी ना नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज के अंदर इंटेरोगेशन नहीं चलता है। इंटेरोगेशन कहाँ पे चलेगा आपका, स्टार्टिंग में, तो ये विल यहाँ पे आना चाहिए था, और विल यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब है यहाँ भी तो देखा जाए तो सब्जेक्ट के बाद ही आना चाहिए था ना, तो वुड जो है वो बाद में आएगा, यहाँ पे पहले दे रखा है, यहाँ पे व्हेन द फाइनल रिपोर्ट वुड बी, तो वुड यहाँ पे दे रखा है सही जगह पर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे देखेंगे, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, हैम्पर करने का मतलब बाधा डालना, ग्रोल करने का मतलब होता है एक तरीके से चीखने के सेंस में आ जाता है ना। हैकल करना यानी कि किसी के बीच में मतलब बोलने में इंटरप्ट करना, ठीक है, और फ्लाउंडर करने का मतलब है कुछ बेसिकली छूट जाना, या बेसिकली एक तरीके से फंबल करना, है ना, फंबल करना, फ्लाउंडर करना, किसी चीज़ में असफल हो जाना एक तरीके से, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। वैसे फॉलोइंग सेंटेंसेस नहीं लग रहे हैं क्योंकि अश्योर वर्ब से शुरू हुआ है, ये अप्रोचेस से शुरू हो रखा है, यानी कि ये तो सेंटेंस जंबल का क्वेश्चन है, पैरा जंबल का नहीं है। ये तो ऐसा होना चाहिए था कि अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। वैसे मल्टीपल सेंटेंस भी बन रहे हैं इसमें, बट ठीक है। सबसे पहले अश्योर दैट दिस विल पास, कौन अश्योर कर रहा है, क्या दिस विल पास मतलब दिस पास विल अकर, तो कौन सा पास अकर होगा, नो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पी से शुरू नहीं कर सकते बेटा। आर से देखो अप्रोचेस शुरू में दे रखा है,
अप्रोचेज अर्थ, व्हाट अप्रोचेज अर्थ, इस अप्रोचेज के लिए सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका मतलब है आर से शुरू नहीं होगा, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। किससे शुरू होगा, क्यू से शुरू होगा। तो नासा इज ऑन हाइटेंड अलर्ट, नासा जो है वो अलर्ट पे है, किस चीज को लेके अलर्ट पे है, एज अ लार्ज एस्टेरॉइड, एक बड़ा एस्टेरॉइड नेम्ड जिसका नाम है 99942 एपोफिस एंड ओमिनसली निकनेम्ड, और उसको ओमिनसली निकनेम किया जाता है द गॉड ऑफ क्योस, क्योस का गॉड है। अब देखो अभी तक आप चीज एक समझना है, यहाँ पे नासा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ऑन प्रपोजिशन, हाइटेंड अलर्ट उसका ऑब्जेक्ट है, एज कंजंक्शन है, आगे अ लार्ज एस्टेरॉइड सब्जेक्ट है। इसी के लिए अपोजिटिव केस आ रखा है, यानी कि केस इन अपोजिशन, नेम्ड ये नाम है, एंड लगा के ये भी नाम बताया गया है, यानी कि इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं है ये, और ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सिंगुलर वर्ब देखी थी, वो आर में है, तो यानी कि पक्की बात है क्यू के बाद में क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पे देखोगे टू अर्थ का सेंस डायरेक्ट यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से अश्योर नहीं आ सकता क्योंकि अश्योर इज द प्लोरल वर्ब, ठीक है। अश्योर कहाँ आएगा, देखो आर सेंटेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो द साइंटिस्ट ये सब्जेक्ट है, कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब, तो इसके बाद में आर के बाद में पी आना चाहिए, तो क्यू आर पी आपका बनेगा, क्यू आर पी ये वाला ऑप्शन है। द क्वेश्चन इज इजी बट इट कैन टेक अ बिट ऑफ टाइम, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, गलत नहीं होगा ये पक्की बात है, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है आपको वर्ड्स को कैच करने में। ही एक्चुअली हैड द टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब होता है मेरे बोल्डनेस, क्या पूछा है हमें, सिनोनिम पूछा है, तो बोल्डनेस आपका सिनोनिम हो जाएगा। मॉडेस्टी तो एंटोनिम में आएगा, डील नहीं होगा, ऑडेसिटी आपका सही है, बोल्डनेस ऑडेसिटी की बात होती है। डिजायर यानी किसी चीज की चाहते भी नहीं बनेगा। आगे देखेंगे, ईटिंग मड, जो मड खाते हैं, मड को खाने वाले क्या होते हैं, देखो सेवेरस का मतलब होता है समथिंग जो टेस्टी है, स्वादिष्ट है। ग्रैमी वोरस का मतलब है, ग्रैम से आपने घास से समझ सकते हैं, ठीक है, तो घास खाने वाले हो जाते हैं। इसके अलावा ये पिसी वोरस जो होता है ना, ये होता है मेरे भाई उसके लिए फिश खाने वाले जो होते हैं, ठीक है। लिमी वोरस होता है कीचड़ खाने वाले, ठीक है, लिमी वोरस, लिमी वोरस। नेक्स्ट देखेंगे अगला, तो चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, आपको वो सेंटेंस चूज करना है जिसमें एरर आपको दिखाई दे, ठीक है। द मोनालिसा इज द फेमस पेंटिंग, मोनालिसा एक क्योंकि फेमस पेंटिंग है तो आर्टिकल द आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस वर्ब है। उसके आगे फेमस पेंटिंग, आर्टिकल ए के साथ में लगा रखा है, पेंटिंग क्योंकि एक पेंटिंग की बात कर रहे हैं, फेमस एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल आ जाएगा। बाई प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है लियोनार्डो दा विंची, ये आपका बेसिकली क्या है, पर्सन का नाम है, कोई आर्टिकल के साथ नहीं आएगा, ये सेंटेंस लुक्स करेक्ट। सी इज द ओनली वन, वह अकेली पर्सन है, सी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक, जो कि स्पीक कर सकते हैं 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, लुक्स करेक्ट। सी सब्जेक्ट है, इज उसके लिए वर्ब आ गई, कॉम्प्लीमेंट में द ओनली पर्सन आ गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ओनली के बाद में हु आ सकता है, कई सारी जगह पे आपको मिलेगा कि ओनली के बाद में सिर्फ दैट आता है, लेकिन मेरे अगर आपने क्लास नोट्स देखें, इंग्लिश रामबाण देखिए, तो आपको मिलेगा कि ओनली के बाद में दैट और हु दोनों पॉसिबल होते हैं, ठीक है। हाँ, जनरली विच नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ हु और दैट बोथ आर पॉसिबल। आगे देखेंगे, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। हु स्पेशलाइजेज, जो कि स्पेशलाइज करता है, तो हु आपका ये एंटीसीडेंट है, सब्जेक्ट आ गया, स्पेशलाइजेज वर्ब है, इन प्रपोजिशन है। द ट्रीटिंग, देखो अब ट्रीटिंग देखोगे ना, जैसे ही ट्रीटिंग आपका क्या है, आप कहोगे सर ये तो जीरंड है, जनरली जीरंड के साथ आर्टिकल नहीं आता है, हमें लिखना चाहिए इन ट्रीटिंग रेयर डिसीजेस, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट मतलब ये वो है जिसमें एरर है। तो आई सॉ द मूवी, मैंने वो मूवी देखी थी, कौन सी मूवी, दैट वॉन, जिसने जीता था द अकेडमी अवार्ड, किस चीज़ के लिए, फॉर बेस्ट पिक्चर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। आप कहोगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को मैं मॉडरेट मानूंगा क्योंकि 4 सेंटेंसेस को आपको करेक्ट देखना पड़ रहा है। अगला आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आपको लगे, मान लीजिए आपने इंग्लिश एंड में अटेम्प्ट करनी है, या आपको लग रहा है कि यू हैव वेरी लिटिल टाइम, ठीक है, आपके पास में बहुत कम टाइम है, ऐसे केस में अगर आपको लगता है ना PQRS सॉरी ये क्लोज टेस्ट छोटा है, छोटा क्लोज टेस्ट हो, तो आपको हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपके पास में कम डाटा में आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर क्लोज टेस्ट बड़ा है और ब्लैंक जो है वो दूर दूर है, तो हम कई बार ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपने ये भी तो देखा है, हम फिल इन द ब्लैंक्स को भी तो भरते हैं, एक सिंगल सेंटेंस पढ़ के, सिंगल सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक होता है ना, एक सेंटेंस पढ़ा उसके हिसाब से हमने ब्लैंक भर दिया, भरते हैं ना। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आप ये कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप भर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि अगर हमें बीच में से सीधे हम पूरा पैसेज ना पढ़ें, पूरे पैसेज का अर्थ ना निकालें, पेपर आपका है और मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी अब तक मॉक टेस्ट में अप्रोच रही है, यू शुड गो विथ दैट अप्रोच ओनली, ठीक है। ये सब जो प्रयोग करने होते हैं ना, ये पेपर में कम करें तो ठीक रहता है, मेरा मानना है। लेकिन फिर भी मान लीजिए टाइम कम है, 1 मिनट का टाइम बच रहा है पेपर में, तो आप पता है कि पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ने बैठ गए तो शायद कुछ भी ना कर पाओ। इससे बेहतर है बीच में से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जो कि स्ट्रक्चर देख के ही हो जाए, ठीक है। जैसे एक बार देखते हैं, जैसे
मैं ये क्यों कह रहा हूं, जैसे मेरी ब्लैंक्स की तरफ नजर जाती है ना, मुझे ये दिखता है एक्सेप्ट आ रखा है। भाई छोड़ो ना, मान लीजिए मेरे पास टाइम नहीं होता, सिर्फ 15 सेकंड भी होते हैं ना, तो भी मैं कह देता कि एक्सेप्ट के साथ फॉर आता है। एक्सेप्ट के साथ टू नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर आता है। एक्सेप्ट फॉर एक प्रेपोजिशन होता है। अगर प्रेपोजिशन पढ़ा है मेरे से तो कई बार आपको पढ़ाया होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। तो एक बार एक एक करके सारा देख लेते हैं। तो वैसे पहला सेंटेंस तो हमें पढ़ ही लेना चाहिए, जिससे कि आइडिया लग जाता है कि व्हाट द पैसेज इज अबाउट, है ना। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे अंडरस्कोर करने का मतलब हाईलाइट करना, है ना, दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टू डेमोलिश अ पर्सन्स प्रॉपर्टी विदाउट डैश टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखो फॉलोइंग टू कभी नहीं होता है, विदाउट फॉलोइंग। ये टू जो आगे आ रखा है, टू के मतलब फॉलो के साथ टू नहीं आता है, फोकस के साथ ऑन आता है। इंटीमेटिंग समवन होता है तो टू नहीं आता है, लेकिन अधियर टू आता है। फॉलो वाला अगर फिक्स्ड प्रपोजिशन आपने कभी मेरे से पढ़ा है तो मैंने वहां पे डेफिनेटली आपको बताया होगा कि फॉलो द रूल्स, अधियर टू द रूल्स, कंप्लाई विद द रूल्स, अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है, या कन्फर्म टू द रूल्स। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में आपको कराता हूं। तो अगर टू आ रखा है तो अधियर इसमें से आ सकता है। अगला जैसे देखा, ठीक है, यहां से जैसे देख लिया, जस्टिस ये है, इश्यूड अ स्लीव ऑफ गाइडलाइंस टू डैश इलीगल एंड रेट्रिब्यूटिव बुलडोजिंग। भाई गाइडलाइंस किस लिए होंगी? जो इलीगल चीजों को प्रमोट करेंगे, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। प्रोवोक करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। प्रिवेंट करेंगे, सही बात है। फॉस्टर करने का मतलब होता है इनकरेज करना, करेंगे नहीं करेंगे। आगे देखो 23 वाले में तो मैंने बता ही दिया था कि ये प्रेपोजिशन होता है एक्सेप्ट फॉर, है ना, एक्सेप्ट फॉर को छोड़कर। एक्सेप्ट भी प्रेपोजिशन होता है, एक्सेप्ट फॉर भी प्रेपोजिशन होता है, एक्सेप्टिंग भी प्रेपोजिशन होता है। ये तीनों तरीके से लिखा जा सकता है और तीनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है, मतलब को छोड़कर। यही तो सेंस आता है। अगर आपने प्रेपोजिशन कभी भी पढ़ा है यूट्यूब पे या कहीं भी, तो जरूर मैंने ये चीजें बताई होंगी। तो इसका मतलब है फॉर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 24 में पे आ जाते हैं, ठीक है, सेंटेंस जहां से बन रहा हो स्टार्टिंग से आवाज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देयर हैज बीन एन एडवेंट ऑफ कम्युनल एंड रेट्रीब्यूटिव बुलडोजिंग। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, कि भाई कम्युनल और रेट्रीब्यूटिव बुलडोजिंग होती है होम्स की एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ डैश पर्संस बाय स्टेट्स। भाई कैसे लोगों की बुलडोजिंग होती है? फेमस लोगों के घर गिराए जा रहे हैं? आप कहोगे नहीं। गरीब लोगों के घर गिराए जाते हैं? नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि ये गरीब है इसका घर गिराओ, या ये फेमस है इसका घर गिराओ, नहीं। जो अक्यूज्ड होते हैं, यानी कि उन पर आरोप साबित नहीं हुआ है, इस पर आरोप लगा है, इसका घर गिराओ। आपको पता ही है यूपी की चर्चा चल रही है इसमें, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा। अंडर प्रिविलेज्ड भी नहीं होगा, ये तो गरीब जैसा ही होता है। आगे लास्ट वाला देखेंगे, हु हैव डैश देम एज फॉर्म ऑफ इंस्टेंट जस्टिस। अब थोड़ा सा ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें, पूरा सेंटेंस यहां से शायद यहां से देख लेते हैं। सच स्टेट सैंक्शनड एक्ट्स, ये जो एक्ट है स्टेट के द्वारा जो सैंक्शन करे गए हैं, ये कैसे? प्यूनिटिव वायलेंस। देखो वायलेंस, ये प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट के लिए। दो तरीके के मेजर्स होते हैं, प्यूनिटिव मेजर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर क्राइम को होने से पहले रोकने के लिए कोई काम किया गया तो वो प्रिवेंटिव मेजर है। क्राइम होने के बाद पनिशमेंट देने के लिए जो काम किया गया है, जो मेजर लिया गया है, वो आपका प्यूनिटिव मेजर होता है। तो प्यूनिटिव वायलेंस जो है हैव ऑल्सो बीन एंडोर्स्ड, इसको एंडोर्स किया गया, यानी कि इसकी तारीफ करी गई है, इसको सपोर्ट किया गया है बाई सेवरल लीडर्स ऑफ द रूलिंग बीजेपी एंड हिंदुत्व सपोर्टर्स हु हैव डैश। अब ये इंडोर्स कर रहे हैं इसको, यानी कि इसके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे होंगे। इसको इंस्टेंट जस्टिस का क्या बताया, तो इसको हेल किया है। हेल करने का मतलब होता है तारीफ करना किसी की, ठीक है। हील तो इलाज के लिए आता है, हेल्ड तो जो होल्ड, जो मीटिंग्स वगैरह होल्ड करते हैं उसकी फॉर्म आ जाएगी, और हीलिंग तो नहीं होगा, ठीक है। हु हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा, स्टिल हमने सारे के सारे आंसर सही मार्क करे होंगे, ये गारंटी है, ठीक है। बाकी मेरे भाई जो बच्चे आज से अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए अभी से पढ़ना चाहते हैं और बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, यू कैन चेक आउट आवर बैच, इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, वीओडी बैच है हमारा। 799 रुपये का इसका फी है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको बैच मिलता है, तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अपडेटेड क्लासेस हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, बहुत कुछ आपको इसमें मिलता है। मतलब बहुत सारा कंटेंट आपको इसमें हमेशा मिलता है। बाकी भाई हमारी बुक्स है, अभ्यास तरह इसलिए प्रैक्टिस के लिए इस टाइम पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा लेट भी है, या CHSL देना या कोई भी है, आपके पास में अभ्यास होनी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। बाकी वोकैब संजीवनी, इंग्लिश रामबाण, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, और बाकी भाई इस टाइम पर रिवीजन के लिए जो 2 बुक्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ वो है इंग्लिश ग्रामर रिवीजन, चंद घंटों में रिवीजन हो जाएगा आपको फॉर्मूला बुक से, और चंद घंटों में रिवीजन हो जाएगा पूरी वोकैब का वोकैब रिवीजन बुक से। दोनों किताबें फ्लिपकार्ट पे हैं, आपको जल्द से जल्द मंगा लेनी चाहिए, ठीक है।
बाकी अगर मॉक टेस्ट का डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मुझे लेवल कैसा लगा, इजी टू मॉडरेट, टफ तो बिल्कुल भी नहीं भाई, मॉडरेट लेवल ही कहूंगा, और मतलब इजी की तरफ ही ज्यादा झुक रहा है, मॉडरेट भी उतना नहीं है। टफ तो कह भी मत देना, नहीं तो मारूंगा दो थप्पड़ अब की बार, ठीक है। कई सारे लोगों का मैंने देखा पहला मॉक जो 3 में से था उसको ही लोग टफ बता रहे हैं। टफ वफ कुछ नहीं होता यार, बहुत आसान है ये चीज़ें, है ना। बाकी भाई ये टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में। बाकी आज के लिए और अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी लोगों को भाई जिनका पेपर है 12 में 13 में, जब भी शुरुआत में, आपको बेस्ट ऑफ लक। मैंने पूरे मेहनत से आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करी अब की बार, सारे के सारे पंडित्स के मॉक टेस्ट कराए, प्रोमॉक्स में भी मैंने सोल्यूशंस दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई है, चैप्टर्स पढ़ाए हैं यूट्यूब पे। हर एक चीज़ जो, हर संभव प्रयास जो मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से करा है। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस और उनकी मार एटलीस्ट आपके ऊपर ना पड़े। तो यही दुआ कर सकता हूं कि पेपर अच्छे से हो, सब बढ़िया से हो, सारी चीज़ें अच्छे से चलें। दिस इज ऑल आई कैन प्रे फॉर। बाकी आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।